इंडियन पॉलिटी की सीरीज के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कई सारी चीजें जान ली थी पिछली वाली वीडियोस के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके यूनिटरी फीचर्स क्या है। मतलब कि अक्सर कहा जाता है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है, मगर हमारे पास सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर कई सारे यूनिटरी फीचर्स हैं। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है या फिर यूनिटरी बायस्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरलिज्म तो है ही, लेकिन सेंटर के पास ज्यादा पावर्स हैं और इसीलिए इसको हम सेंटर की तरफ झुका हुआ भी कहते हैं। तो हम इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं कि क्या वो यूनिटरी फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या वो चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे सेंटर को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो जब मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स की बात करता हूं, इसके अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, मैं यहां पे ना बार बार अमेरिका को कंपेयर करूंगा। मैं अमेरिका को इसलिए कंपेयर करूंगा क्योंकि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मॉडल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसके अंदर यह कहा जाता है कि अगर कोई पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसको हम एज एन एग्जांपल लेते हैं कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मॉडल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैं जब भी यहां पे कुछ डिस्कस करूंगा मैं बार बार अमेरिका को कंपेयर करूंगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को हम सही तरीके से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका यूनिटरी फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि यहां पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप देख रहे होंगे हमारी स्टेट्स भी एक ही संविधान को फॉलो करती हैं और हमारा सेंटर भी एक ही संविधान को फॉलो करता है। हमारे पूरे के पूरे देश में एक ही संविधान है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हालांकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन थी कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना संविधान था, लेकिन उसको भी 2019 में खत्म कर दिया। तो बेसिकली हिंदुस्तान के अंदर एक ही संविधान है। वहीं अगर हम फेडरलिज्म की बात करें, अगर हम अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। मतलब कि एक तो वहां पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन है, और स्टेट्स के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टेट्स वहां पे 50 है, वहां पे 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेटों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। तो बेसिकली है क्या कि वहां पे दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी जो है वो स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वहां पे सेंटर के कॉन्स्टिट्यूशन, जो सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहां के सिटीजन्स को अलग तरह के राइट्स देता होगा, मगर जो वहां पे स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी वहां पे अपने सिटीजन्स को जो है कुछ एक्स्ट्रा राइट्स देते हैं। तो वहां पे जो है वो डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। मतलब कि अमेरिका के अंदर एक नागरिक जो है वो पूरे अमेरिका का नागरिक भी है और वो वहां की स्टेट का भी नागरिक है। मतलब कि अगर मैं अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर पैदा होता हूं तो मैं कैलिफोर्निया का नागरिक भी हूं, मेरा संविधान एक कैलिफोर्निया का संविधान भी होगा, और साथ ही साथ मैं पूरे के पूरे अमेरिका का नागरिक भी हूं और पूरे अमेरिका का संविधान भी मेरा होगा। तो मेरे दो संविधान हैं, मेरी दो सिटीजनशिप्स हैं, और मुझे अमेरिका का संविधान भी कुछ राइट्स देगा और मुझे कैलिफोर्निया का संविधान भी कुछ राइट्स देगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर फेडरलिज्म की बात की जाए, अगर असली फेडरलिज्म की बात की जाए जो अमेरिका में है, तो वहां पे डबल कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कि स्टेट्स के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सेंटर के पास है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंडिया का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। हिंदुस्तानियों के पास, हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है। हम पूरे भारत देश के नागरिक हैं। पूरे भारत देश के अंदर हमारे पास एक तरह के राइट्स हैं। तो हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है और साथ ही साथ इसको हम ऑल इंडिया सिटीजनशिप भी कहते हैं। उसके बाद अगर मैं सेकंड फीचर की बात करूं कि क्या सेकंड यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेंटर को पावरफुल बनाता है, तो वो है आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 क्या है? देखिए, आर्टिकल 3 के अंदर आता है नेम, एरिया एंड बाउंड्री ऑफ स्टेट कैन बी चेंज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट्स के नेम को चेंज किया जा सकता है, स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है और स्टेट के एरिया को चेंज किया जा सकता है बिना स्टेट की कंसेंट के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पार्लियामेंट चाहे तो, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट चाहे तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उनके नाम को चेंज कर सकता है।
हमारे हिंदुस्तान के जो स्टेट्स हैं उनके एरिया को चेंज कर सकता है और उनकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है बिना उनसे पूछे हुए, बिना उनकी कंसेंट के। तो ये यहां पे आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो हमारे यहां यूपी को और बिहार को मिला के एक और नई स्टेट बना सकता है, दोनों को मिला सकता है। अगर हमारा पार्लियामेंट चाहे तो जो जम्मू कश्मीर अभी यूटी है, लद्दाख अलग यूटी है, इन दोनों को मिला के दोबारा से स्टेट बना सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि स्टेट्स के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल है सेंटर का। अगर स्टेट का नाम चेंज करना है, स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है, स्टेट के एरिया को चेंज करना है। जैसे कि पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करते थे, फिर उनको सेपरेट कर दिया गया। 2013-14 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही हुआ करते थे, उनको सेपरेट कर दिया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नेम, एरिया एंड बाउंड्री ऑफ स्टेट कैन बी चेंज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। मतलब कि स्टेट को पूछे बिना स्टेट की बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, नेम और एरिया को चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूं, नॉट इवन द इंच कैन बी टेकन अवे विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। अमेरिका में अमेरिका की स्टेट्स को पूछे बिना आप वहां से एक इंच एरिया भी वहां से जो है वो हटा नहीं सकते हैं उनकी स्टेट्स में से। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि अमेरिका के अंदर स्टेट से पूछे बिना ना ही उनका नाम चेंज कर सकते हो, ना ही उनका एरिया चेंज कर सकते हो। और स्टेट्स चाहें तो अमेरिका से अपने आप को दूर भी कर सकती है, स्टेट्स वहां पे जो है अपने आप को अलग भी कर सकती हैं अमेरिका से। तो इतनी ज्यादा पावर्स स्टेट्स के पास वहां पे है। वहीं हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं कि नेम, एरिया एंड बाउंड्री ऑफ स्टेट कैन बी चेंज विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। तो ये एक और यूनिटी फीचर है जिसको हम आर्टिकल 3 कहते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिटरी फीचर आता है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। आपको पता होगा हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स के अंदर गवर्नर होता है, और जो हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स के अंदर गवर्नर होता है उसको आर्टिकल 155 के तहत जो है अपॉइंट किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर गवर्नर होता है उसको अपॉइंट किस तरीके से किया जाता है। तो बेसिकली जैसे कि यूपी का गवर्नर है, राइट, उत्तर प्रदेश का गवर्नर है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन किसकी एडवाइस के ऊपर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, जो मिनिस्टर्स बोलेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी प्रेसिडेंट को, उसी बंदे को अपॉइंट किया जाएगा एज ए गवर्नर। तो बेसिकली ये भी हमारे पास एक यूनिटरी फीचर है कि गवर्नर को अपॉइंट करने का जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो खुद अपॉइंट करती है गवर्नर को। वहीं अगर दूसरी ओर हम अमेरिका की बात करें, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूं, तो वहां पे जो गवर्नर होता है ना स्टेट्स का, उसको डायरेक्टली लोग चुनते हैं। तो कितना बड़ा फर्क है यहाँ पे कि एक तरफ तो यहाँ पे गवर्नर को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है आर्टिकल 155 के तहत, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है उसी व्यक्ति को जो है एज ए गवर्नर बिठा दिया जा सकता है किसी भी स्टेट के ऊपर। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर की हेल्प से, गवर्नर को कंट्रोल करके पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कर सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमेरिका के अंदर क्या होता है, जो गवर्नर होता है स्टेट का, उसको लोग चुनते हैं। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है, यहाँ पे आपको समझना चाहिए ये यूनिटरी कैसे है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी व्यक्ति को अपॉइंट करेगी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा होगा ना गवर्नर, तो गवर्नर जो है वो स्टेट के अंदर इंटरफेरेंस करेगा, स्टेट्स की पावर को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा, स्टेट्स के कामों के अंदर दखल अंदाजी करेगा। और यही बहुत बड़ा मुद्दा है, ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है गवर्नर का, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का हिंदुस्तान के अंदर, कि इसके ऊपर हमेशा से स्टेट्स और सेंटर के बीच एक जो है वो घमासानी चली होती है, कॉन्फ्लिक्ट चला होता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर इसके अंदर आता है प्रेजेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। प्रेजेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा हमारे देश के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज हैं कुछ, जैसे कि आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफओएस मतलब कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 सर्विसेज हैं हमारे देश के अंदर जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। अब क्या होता है, देखो ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इनको रिक्रूट कौन करता है? सेंटर करता है। ट्रेनिंग कौन देता है? इनको सेंटर देता है। तो बेसिकली ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इनको रिक्रूट भी सेंटर के द्वारा किया जाता है, ट्रेनिंग भी सेंटर के द्वारा दी जाती है, और साथ ही साथ ये डिसिप्लिनरी कंट्रोल ऑफ सेंटर के अंदर रहती हैं। मतलब कि इन सर्विसेज के ऊपर, इन लोगों के ऊपर मेन डिसिप्लिनरी कंट्रोल किसका होता है? सेंटर का होता है। सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको टर्मिनेट कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं, इनको जो है वो इनके ऊपर एक्शंस ले सकते हैं।
स्टेट क्या कर सकती है, स्टेट सिर्फ इनको थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर सकती है, ये ट्रांसफर कर सकती है इनका, लेकिन मेन डिसिप्लिनरी कंट्रोल जो है वो सेंटर का ही रहेगा। तो सेंटर का डिसिप्लिनरी कंट्रोल है, सेंटर के द्वारा रिक्रूट की जा रही है, सेंटर के द्वारा जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। बट ये जो लार्जली ऑल इंडिया सर्विसेज होती है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर फंक्शन करती हैं। तो बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर फंक्शन करती है लार्जली अगर हम देखें, लेकिन इनको रिक्रूट कौन कर रहा है, सेंटर कर रहा है, ट्रेन कौन कर रहा है, सेंटर कर रहा है। डिसिप्लिनरी कंट्रोल किसका है, मेन सेंटर का है। तो सेंटर चाहे तो ऑल इंडिया सर्विसेज का इस्तेमाल करके स्टेट की मशीनरी को कंट्रोल कर सकता है, राइट, क्योंकि ये सेंटर के हाथ में होते हैं लेकिन काम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर करते हैं। तो जो सेंटर चाहे तो ऑल इंडिया सर्विसेज का इस्तेमाल करके स्टेट की मशीनरी को, स्टेट का जो वहां पे सिनेरियो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है प्रेजेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज का। उसके बाद नेक्स्ट इसका यूनिटरी फीचर आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। मैंने इससे पहले आपको क्या समझाया, मैंने कहा कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है जैसे आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इन ऑल इंडिया सर्विसेज का इस्तेमाल करके स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सेंटर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। इन ऑल इंडिया सर्विसेज को कंट्रोल करके सेंटर जो है वो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अब नई ऑल इंडिया सर्विसेज को कैसे बनाना है वो यहां पे बात की गई है कि मतलब कि नई ऑल इंडिया सर्विसेज कैसे बनेंगी, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो एक सेंटर का इंस्ट्रूमेंट है, वो एक अपने आप में यूनिटरी फीचर है। और जब नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनेंगी तो सेंटर के पास और पावर आती जाएगी, क्योंकि सेंटर डायरेक्टली कंट्रोल कर पाएगा स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को इन सर्विसेज को इस्तेमाल करके। और इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि नई ऑल इंडिया सर्विसेज कैसे बनाई जाएंगी। तो जब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज की बात होती है तो कैसे बनाया जाएगा, अगर मान लो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आज किसका एग्जाम होता है, आप मान लो जैसे कि एसएससी का एग्जाम ले लो, तो कल को अगर एसएससी को ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना हो, मतलब कि ऑल इंडिया सर्विस के अंदर डालना हो, तो कैसे डाला जाएगा, तो वही मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ आपको। देखो नई ऑल इंडिया सर्विस कैसे बनेगी। इफ राज्यसभा passes a resolution regarding the creation of one or more all India services with 2/3 members of राज्यसभा present and voting, अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए, या तो एक नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है या फिर एक से ज्यादा कोई ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करना है, अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है कि एक नई ऑल इंडिया सर्विस बननी चाहिए या फिर एक से ज्यादा कोई ऑल इंडिया सर्विस बननी चाहिए, और उस रेजोल्यूशन को 2/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा प्रेजेंट वोटिंग जो सपोर्ट करते हैं, मतलब कि उस दिन राज्यसभा के अंदर टोटल मेंबर जो प्रेजेंट होंगे उसमें से अगर 2/3 मेंबर्स उस रेजोल्यूशन को उसके ऊपर साइन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा, वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। तो बेसिकली बात ये है कि मान लो राज्यसभा के अंदर 210 मेंबर जो है वो प्रेजेंट हैं, 210 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, टोटल 245 के आसपास होते हैं, लेकिन उस दिन 210 ही आए हैं, बाकी जो है कोई बीमार है, कोई छुट्टी पे गया है, तो 210 मेंबर ही राज्यसभा के अंदर आए हैं। ठीक है, 210 मेंबर जो है वो प्रेजेंट हैं, उसमें से 210 में से 2/3 कितने होंगे, तो 70 इंटू 3 होता है 210, 70 प्लस 70 कर लो, 140 जो है वो 2/3 होंगे। तो अगर 140 मेंबर्स एक रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं जिस रेजोल्यूशन के तहत एक नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने की बात की जा रही हो, जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा उसके बाद पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी कि वो एक या एक से ज्यादा जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज को बना सकता है। तो बेसिकली सिंपल सा इसका मतलब ये है कि अगर राज्यसभा को लगता है कि पार्लियामेंट को कोई एक नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी चाहिए और राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है जिसमें 2/3 मेंबर्स जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं, राइट, टोटल मेंबर जितने प्रेजेंट थे उसमें से 2/3 मेंबर्स उसको सपोर्ट करते हैं और वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है, उसके बाद पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाएगी कि पार्लियामेंट जो है या तो वो एक ऑल इंडिया सर्विस के ऊपर, मतलब कि जितना रेजोल्यूशन के अंदर लिखा होगा, या तो वो एक ऑल इंडिया सर्विस को बना सकता है या एक से ज्यादा को बना सकता है, जितने का रेजोल्यूशन राज्यसभा ने पास किया होगा। अगर राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया है कि एक नई ऑल इंडिया सर्विस बननी चाहिए और उसको 2/3 मेंबर जो है वो सपोर्ट कर देते हैं, तो एक ही नई ऑल इंडिया सर्विस जो है वो बनाई जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा। अगर राज्यसभा कहता है कि 2 बननी चाहिए और उसको 2/3 मेंबर जो है सपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है और उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो 2 ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाएगा। इसी तरह से अगर 3 को करते हैं तो 3 बनाएगा। तो ये सब आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कि नई ऑल इंडिया सर्विसेज को कैसे बनाना है।
उसके बाद इसके अंदर आता है आर्टिकल 256 एंड 257। अब देखो आर्टिकल 256 और 257 का मतलब क्या है। ये एक नया यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसका मतलब क्या है आर्टिकल 256 और 257। देखो मान लो एक स्टेट के अंदर जो है वो अफरा तफरी चल रही है, एक स्टेट के अंदर प्रोटेस्ट चल रही है, वहां पे गमासमी चल रही है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रखी है। मान लो एक स्टेट के अंदर इतनी अफरा तफरी है कि वहां पे लोग रेलवे की प्रॉपर्टी को जला दे रहे हैं, वहां पे लोग जो कम्युनिकेशन के वेज हैं उनको खत्म कर रहे हैं, कोई जा रहा है तो ट्रेन को आग लगा देता है, कोई ट्रेन की पटरी को आग लगा देता है। मान लो ऐसी अफरा तफरी वहां पे बनी हुई है किसी स्टेट के अंदर, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त सेंटर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस इशू करेगा। किसको? स्टेट्स को, कि स्टेट्स वहां पे रेलवे की प्रॉपर्टी और कम्युनिकेशन की जो वेज हैं उनको बचा के रखे। तो बेसिकली मैंने आपको क्या कहा कि मान लो एक ऐसी स्टेट है जहां पे अफरा तफरी चली हुई है, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग रेलवे की पटरी को जला रहे हैं, तो उस वक्त सेंटर कहेगा कि भाई रेलवे की प्रॉपर्टी को मत जलने दो, रेलवे की प्रॉपर्टी को बचाओ और साथ ही साथ ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इनको भी बचा के रखो, ये भी वहां पे डैमेज नहीं होने चाहिए। और अगर स्टेट ऐसा नहीं कर पाती है, यहां पे जैसे कि लिखा है मैंने, सेंटर कैन इशू एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रेलवेज प्रॉपर्टी एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहां पे सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस इशू कर सकता है स्टेट को कि रेलवे प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखा जाए और साथ ही साथ जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इनको भी मेंटेन करके रखा जाए। और फिर अगर स्टेट ऐसा नहीं करती है, मतलब कि स्टेट उन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस के ऊपर खरा नहीं उतरती है, फिर भी वहां पे लोग रेलवे की पटरी को आग लगा रहे हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को फिर भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, वहां पे डैमेज किया जा रहा है, अगर स्टेट उन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस के ऊपर खरा नहीं उतरती है, इफ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई, तो उस वक्त क्या होगा, ये मान लिया जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी रन एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये संविधान के हिसाब से, संविधान के प्रोविजन के हिसाब से अब काम नहीं कर सकती है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस सेंटर ने स्टेट को इशू की थी उन डायरेक्शंस को स्टेट को मानना चाहिए था। जब स्टेट ऐसा नहीं कर पाती है तो यह मान लिया जाता है कि सरकार संविधान के खिलाफ जा रही है, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, और उस वक्त क्या होगा, उस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा आर्टिकल 356 और 365 के तहत। मतलब कि उस वक्त क्या किया जाएगा, वहां की स्टेट गवर्नमेंट को ही खत्म कर दिया जाएगा, वहां की स्टेट गवर्नमेंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा आर्टिकल 356 के तहत और 365 के तहत। तो सिंपल सा मतलब आपको समझ आ गया कि मान लो एक स्टेट के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रही है, वहां पे लोग रेलवे की पटरी को जला रहे हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डैमेज कर रहे हैं, उस वक्त सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस को इशू करता है और ये कहता है कि रेलवे की प्रॉपर्टी को मेंटेन किया जाए, इसको डैमेज ना होने दिया जाए और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी डैमेज ना होने दिया जाए। और उस वक्त अगर स्टेट फिर भी सेंटर की बात को नहीं मानती है, वहां पे वो सिचुएशन को कंट्रोल फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो उस वक्त ये मान लिया जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है और उस स्टेट गवर्नमेंट को उस वक्त वहां पे डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए आर्टिकल 356 और 365 के तहत, और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए। ये आता है आर्टिकल 256 और 257 के अंदर। ये एक यूनिटरी फीचर था। उसके बाद नेक्स्ट फीचर इसका आता है कॉमन इलेक्शन कमीशन। मतलब कि हमारे यहां क्या है, हमारे यहां पे एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि आर्टिकल 324 के अंडर आता है। मतलब कि आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये क्या करता है, ये इलेक्शंस को करवाता है। कौन कौन सी इलेक्शंस, जैसे कि लोकसभा की, एमपी की इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन करवाता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद राज्यसभा की इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। अब बात क्या है यहाँ पे, बात यह है कि हमारे पास कॉमन इलेक्शन कमीशन है, मतलब कि स्टेट्स की इलेक्शन को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है और सेंटर की इलेक्शंस को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। स्टेट्स के विधानसभा चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं, और सेंटर के लोकसभा के, राज्यसभा के और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉमन है स्टेट और सेंटर के लिए हिंदुस्तान के अंदर। वहीं अगर मैं अमेरिका की बात करूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूं,
वहां पे जो है वो सेंटर के लिए अलग इलेक्शन कमीशन है, अलग इलेक्शन की मशीनरी है, और स्टेट्स के लिए अलग इलेक्शन मशीनरी है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं अमेरिका की बात करूं, वहां के फेडरलिज्म की बात करूं, तो वहां पे स्टेट्स के चुनाव जो है वो अलग इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं, उसके लिए अलग इलेक्शन मशीनरी है, इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए अलग मशीनरी है स्टेट्स के लिए, और सेंटर के लिए अलग है। तो बेसिकली हिंदुस्तान के अंदर जो है वो इंटीग्रेटेड इलेक्शन कमीशन है, कॉमन इलेक्शन कमीशन है। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है हिंदुस्तान के संविधान का। अब नेक्स्ट फीचर हमारा इसके अंदर आता है स्केड्यूल 7। स्केड्यूल 7 का यहाँ पे क्या मतलब है? देखो, स्केड्यूल्स होते क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए। तो स्केड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, बट होता क्या है कि ये जो स्केड्यूल्स हैं इनके अंदर थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो उन्हीं आर्टिकल्स के बारे में है, वो हमारे स्केड्यूल्स के अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो स्केड्यूल्स क्या होते हैं? हमारे संविधान के पार्ट होते हैं। स्केड्यूल्स आर द पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कंटेन्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे ये जो स्केड्यूल्स हैं इनके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। अब स्केड्यूल 7 क्या है और किस तरह से ये यूनिटरी फीचर है, और स्केड्यूल 7 के अंदर क्या है ऐसा? तो स्केड्यूल 7 जो है ना वो बड़ा रोचक है, और आपको समझते हुए यहाँ पे स्केड्यूल 7 को पढ़ते हुए बड़ा मजा आएगा। तो देखो होता क्या है, स्केड्यूल 7 के अंदर क्या है। सबसे पहले तो हमारे संविधान के अंदर टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं। जब हमारा संविधान बना था उस वक्त हमारे पास 8 स्केड्यूल्स थे। तो स्केड्यूल जो 7 है इसके अंदर 3 लिस्टें आती हैं, मतलब कि 3 लिस्टें आती हैं इसके अंदर। वो 3 लिस्टें क्या है? एक तो है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और तीसरी है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट। तो बेसिकली ये 3 लिस्टें हमारे स्केड्यूल 7 के अंदर आती हैं। अब यूनियन लिस्ट के अंदर क्या आता है? देखिए, यूनियन लिस्ट के अंदर ना कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कुछ एरियाज दिए गए हैं, और उन एरियाज के ऊपर जो है वो सेंटर कानून बना सकता है। तो बेसिकली यूनियन लिस्ट के अंदर क्या आता है? यूनियन लिस्ट के अंदर वो डोमेन्स आते हैं, वो चीजें आती हैं, वो एरियाज आते हैं, वो सब्जेक्ट आते हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकता है, सेंटर कानून बना सकता है। जैसे कि डिफेंस हो गया, जैसे कि करेंसी हो गया, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया। तो जो भी हमारे पूरे के पूरे देश के मुद्दे हैं, जो पूरे सेंट्रल लेवल के या फिर नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, उन सब्जेक्ट्स को हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर डाला गया है ताकि उनके ऊपर जो है वो पार्लियामेंट कानून बना सके। अब ये जो यूनियन लिस्ट के अंदर हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकता है। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव यूरिस्डिक्शन है, और कोई कानून नहीं बना सकता इनके ऊपर। तो बेसिकली बात यह है कि यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकता है। उसके बाद इसके अंदर आती है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट क्या है? स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट के कुछ डोमेन्स आते हैं, स्टेट के कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट के कुछ मुद्दे आते हैं, मतलब रीजनल लेवल के कुछ इश्यूज, कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ डोमेन्स स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसके अंदर तो 60 के आसपास, 67 के आसपास शायद, या फिर इसी के आसपास जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। तो बेसिकली स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, और उन सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या होता है, स्टेट कानून बना सकती है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ स्टेट ही कानून नहीं बना सकती है। 5 ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं जहां पे सेंटर भी कानून बना सकता है। यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो स्टेट लिस्ट है इसके ऊपर जो है सिर्फ स्टेट ही कानून नहीं बनाएगी। हालांकि इसके ऊपर जो है जुरिस्डिक्शन स्टेट की ही होगी, लेकिन 5 ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं जहां पे सेंटर भी इसके ऊपर कानून बना सकता है। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या होता है? अमेरिका के अंदर जो स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकती है, उसके ऊपर और किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। उसके बाद इसके अंदर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या आता है? देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो है वो सेंटर भी कानून बना सकता है, स्टेट भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मान लो एक मुद्दा है एजुकेशन, जैसे कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। अब मान लो एजुकेशन के ऊपर सेंटर ने भी कानून बना दिया और स्टेट ने भी कानून बना दिया। सेंटर ने ये कहा कि 7 साल जो है वो मिनिमम एज होगी एक बच्चे की स्कूल जाने के लिए, लेकिन स्टेट ने कानून बना दिया कि 4 साल मिनिमम एज होगी बच्चे की स्कूल जाने के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए, राइट। अब यहाँ पे सेंटर भी कानून बना सकता था, स्टेट भी बना सकती थी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब सेंटर ने कहा है कि 7 साल होनी चाहिए मिनिमम एज,
स्टेट कहती है 4 साल होनी चाहिए। अब किसकी बात मानी जाएगी? सेंटर की बात मानी जाएगी। तो बेसिकली है क्या कि कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर दोनों ने कानून बना दिए तो सेंटर का कानून यहां पे प्रिवेल करेगा। तो आपने देखा यहां पे यूनियन लिस्ट के ऊपर तो सेंटर की पावर है ही, सेंटर का एक्सक्लूसिव कंट्रोल है। स्टेट लिस्ट के ऊपर भी सेंटर की पावर है, सेंटर का कंट्रोल है। 5 ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर भी सेंटर का सबसे ज्यादा कंट्रोल है, क्योंकि सेंटर का लॉ यहां पे प्रिवेल करेगा, यहां पे जो है डोमिनेट करेगा, अगर दोनों स्टेट भी कानून बनाती है और सेंटर भी बनाती है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर कौन सी वो 5 ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस हैं जिसके अंदर सेंटर जो है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है। तो जब मैं उन 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस की बात करता हूं, इसके अंदर सबसे पहला आता है आर्टिकल 249, दूसरा इसके अंदर आता है आर्टिकल 250, तीसरा इसके अंदर आता है आर्टिकल 252, चौथा इसके अंदर आता है आर्टिकल 253 और पांचवा इसके अंदर आता है आर्टिकल 356। तो बेसिकली ये 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस हैं जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर सेंटर जो है, पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है। अब इन पांचों एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस को हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है डिस्कसिंग दीज कंडीशंस ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्टिकल 249 को डिस्कस करेंगे, फिर 250 को करेंगे, 252 को करेंगे, फिर 253 को करेंगे और फिर हम 356 को करेंगे। तो इन 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस के अंदर, 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर सबसे पहली कंडीशन थी आर्टिकल 249। अब आर्टिकल 249 के अंदर क्या आता है, देखो यहां पे लिखा है, इफ राज्यसभा फाइंड्स दैट इट इज इन नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट शुड मेक लॉ ओवर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट गिवन अंडर स्टेट लिस्ट। अगर राज्यसभा को लगता है कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि पार्लियामेंट को किसी स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाना चाहिए, मतलब कि अगर राज्यसभा को ये लगता है कि हमारे देश हित में है, हमारे पूरे भारत के हित में है कि एक स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट कानून बनाए, वो स्टेट सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है कि राज्यसभा को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सेंटर को कानून बनाना चाहिए क्योंकि ये देश हित में होगा। और राज्यसभा को अगर ऐसा लगता है, और उसके बाद क्या होता है, इफ राज्यसभा पासिस सच रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग, मतलब कि सिमिलरली जैसे हमने पहले डिस्कस किया, फिर अगर राज्यसभा इस रेजोल्यूशन को पास करती है और इस रेजोल्यूशन को पास करवाया जाता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, मतलब कि जितने लोग प्रेजेंट थे उसमें से 2/3 मेंबर्स ने इसके ऊपर साइन किया, इसके ऊपर अपनी जो है वो सहमति दी। 2/3 मेंबर्स मतलब कि मान लो 210 मेंबर्स प्रेजेंट थे उस दिन, बाकी कुछ लोग छुट्टी पे थे, कुछ कहीं पे थे, 210 प्रेजेंट थे, उसमें से अगर 140 लोग इसके ऊपर साइन कर देते हैं इस रेजोल्यूशन के ऊपर, उसके बाद ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, पार्लियामेंट विल अज्यूम जुरिस्डिक्शन ओवर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम। फिर 1 साल के लिए पार्लियामेंट उस स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर अपनी जुरिस्डिक्शन जो है वो रख देगा, उसके बाद अपने कंट्रोल में ले लेगा उस सब्जेक्ट को और उसके ऊपर जो है 1 साल के लिए कानून बनाएगा। तो बेसिकली आर्टिकल 249 के अंदर मैंने आपको क्या समझाया है, अगर राज्यसभा को लगता है कि किसी भी स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जो स्टेट के कंट्रोल में है, किसी भी स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए क्योंकि ये देश हित में होगा, ये बात नेशनल इंटरेस्ट में होगी, ये पूरे देश के लिए अच्छा होगा। अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि स्टेट लिस्ट में से किसी सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए और राज्यसभा क्या करती है, उस रेजोल्यूशन को लाती है और उस रेजोल्यूशन को 2/3 मेंबर्स जो हैं वो सपोर्ट भी कर देते हैं, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो रेजोल्यूशन राज्यसभा के अंदर पास भी हो जाता है। मतलब कि ये जो राज्यसभा को लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए, उसके बाद वो राज्यसभा एक पेपर के ऊपर लिखती है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए और अपने राज्यसभा के अंदर मेंबर्स के आगे रख देती है कि आपको क्या लगता है, सही है गलत है, और उसमें 2/3 मेंबर्स अपने साइन कर देते हैं, कहते हैं सही है। तो अगर 2/3 मेंबर्स उसको सपोर्ट करते हैं, उसको पास करवा देते हैं रेजोल्यूशन को, उसके बाद क्या होगा, पार्लियामेंट उस स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जो राज्यसभा ने जिस स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर राज्यसभा ने वो रेजोल्यूशन पास करवाया होगा, उस स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर 1 साल के लिए अपना कंट्रोल ले लेंगे और 1 साल तक उस स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो सेंटर कानून बना सकता है। तो ये सब आता है आर्टिकल 249 में।
फिर से मैं सिंपली आपको बता देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्यसभा को लगता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि पार्लियामेंट को किसी एक स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाना चाहिए और उस रेजोल्यूशन को राज्यसभा अपने हाउस के अंदर, राज्यसभा के अंदर 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करवा देती है, मतलब कि उस दिन जितने लोग प्रेजेंट थे उसमें से 2/3 लोग जो है उस रेजोल्यूशन के ऊपर साइन कर देते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाएगी कि उस स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो 1 साल के लिए पार्लियामेंट कानून बना सकता है, अपने कंट्रोल में उसको ले सकता है। तो ये सब आता है आर्टिकल 249 के अंदर। उसके बाद सेकंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इसके अंदर आती है अंडर आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 जो है इसकी सेकंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। क्या आता है आर्टिकल 250 के तहत? देखो, जब भी हमारे देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगेगी, जब कभी भी हमारे देश के अंदर आपातकाल लगेगा, नेशनल इमरजेंसी लगेगी। नेशनल इमरजेंसी क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाती है, ये आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है। जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो पूरे देश को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करने लग पड़ती है। जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो कई सारे फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीन भी लिया जाता है, जैसे कि 1975 और 77 के आसपास के बीच जो है वो इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। उसके पहले चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था तो हमने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। तो बेसिकली होता क्या है, जब नेशनल इमरजेंसी एक देश में लगाई जाती है उस वक्त क्या होता है? देखो, उस वक्त पार्लियामेंट भी काम करता है, पार्लियामेंट जो है वो काम करता है और स्टेट लेजिस्लेचर्स भी उस वक्त काम करते हैं। मतलब ये नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर्स को डिसॉल्व कर दिया जाता हो, नहीं, उस वक्त पार्लियामेंट भी काम करता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स भी काम करते हैं। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है उस वक्त क्या होता है, स्टेट लिस्ट जो है उस वक्त कॉन्करेंट लिस्ट की तरह बन जाती है। मतलब कि स्टेट लिस्ट विल बिकम लाइक कॉन्करेंट लिस्ट। उस वक्त क्या होगा, जो हमारी स्टेट लिस्ट होगी वो कॉन्करेंट लिस्ट की तरह काम करने लगेगी। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या होता है, मतलब कि उस वक्त स्टेट भी कानून बना सकती है, सेंटर भी कानून बना सकता है, लेकिन सेंटर का कानून जो होगा इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेंटर लॉज विल प्रिवेल। मतलब कि अगर सेंटर ने भी कानून बना दिया है, स्टेट ने भी बना दिया है, तो सेंटर का कानून माना जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 250 के अंदर क्या आता है कि अगर हमारे देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगेगी, अगर हमारे देश के अंदर आपातकाल लगा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, उस वक्त पार्लियामेंट भी काम करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर्स भी काम करेंगे, लेकिन उस वक्त स्टेट लिस्ट जो होगी वो कॉन्करेंट लिस्ट की तरह काम करने लगेगी। मतलब कि उस वक्त उसके ऊपर स्टेट भी कानून बना सकती है, सेंटर भी कानून बना सकता है, लेकिन उस वक्त अगर स्टेट ने भी और सेंटर ने दोनों ने कानून बना दिया तो उस वक्त सेंटर का कानून माना जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि मान लो एजुकेशन जो है वो उसके ऊपर सेंटर भी कानून बना देता है और स्टेट भी कानून बना देती है। एजुकेशन जो है उसके ऊपर सेंटर कहता है कि 7 साल मिनिमम एज होनी चाहिए बच्चों की स्कूल जाने के लिए, और स्टेट ये कहती है कि 4 साल होनी चाहिए। तो उस वक्त सेंटर की बात मानी जाएगी कि 7 साल ही होनी चाहिए। तो बेसिकली ये बात है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या हो जाता है, स्टेट लिस्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट की तरह काम करने लगती है और पार्लियामेंट जो है वो भी उसके ऊपर कानून बना सकता है, और अगर दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पार्लियामेंट का कानून उसके ऊपर प्रिवेल भी करेगा। तो ये सब आता है आर्टिकल 250 के अंदर। उसके बाद थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इसके अंदर आती है अंडर आर्टिकल 252। मतलब कि आर्टिकल 252 जो है वो इसकी तीसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, कंडीशन है। अब क्या आता है आर्टिकल 252 के अंदर? तो जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है, इफ 2 or more states passes a resolution authorizing parliament to legislate over particular subject, then parliament assumes jurisdiction for that state subject for a concerned states only। अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स पार्लियामेंट को ये रिक्वेस्ट करती है कि पार्लियामेंट को किसी स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाना चाहिए, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त पार्लियामेंट जो है वो उस स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो कानून बनाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि मान लो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये 2 स्टेट्स मिलके एक रेजोल्यूशन पास करती हैं और कहती है पार्लियामेंट को कि कल से एग्रीकल्चर के ऊपर कानून तुम बनाओगे। मतलब कि पार्लियामेंट बनाएगा, रिक्वेस्ट करती है कि हमारे बस की बात नहीं है, आप इसके ऊपर कानून बनाओ, इसके ऊपर क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर। मान लो 2 स्टेट्स ऐसा करती है, कौन सी, जहां तो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। उस वक्त पार्लियामेंट क्या करेगा, इन 2 स्टेट्स के एग्रीकल्चर के ऊपर पार्लियामेंट खुद कानून बनाएगा। मतलब कि इन 2 स्टेट्स के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर कानून पार्लियामेंट बनाएगा। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स
ये रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट को और रेजोल्यूशन पास करती है कि हमारे स्टेट सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आप ले लो, आप कानून बनाओ। तो उस वक्त पार्लियामेंट जो है उन्हीं स्टेट्स के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट की है, कंसर्न स्टेट्स के लिए जो है वो कानून बनाएगा। ये जो जुरिस्डिक्शन होगी ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए होगी, मतलब कि ये जो रिक्वेस्ट की गई है उसके बाद पार्लियामेंट के पास उस सब्जेक्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाएगा, जो सब्जेक्ट जो है स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया है, और उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन अपनी रख सकता है, कानून बना सकता है उस सब्जेक्ट के ऊपर जब तक वो चाहे, इनडेफिनिट पीरियड के लिए। तो बेसिकली दोबारा से आपको मैं इसका एक ब्रीफ दे देता हूं। अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स एक रेजोल्यूशन पास करती है और उनको लगता है कि स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जो है, किसी स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जो है पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए, तो उस वक्त क्या कर लेगा, पार्लियामेंट कानून बनाना स्टार्ट कर देगा उस स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर उन्हीं स्टेट्स के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट की है, और वो जो यूरिस्डिक्शन होगी पार्लियामेंट की उस स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए होगी जब तक पार्लियामेंट चाहता है। तो ये मतलब है आर्टिकल 252 का। उसके बाद फोर्थ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन इसके अंदर आती है अंडर आर्टिकल 253, मतलब कि आर्टिकल 253 जो है वो इसकी चौथी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है। अब क्या आता है अंडर आर्टिकल 253, क्या आता है आर्टिकल 253 के अंडर, इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एनी इंटरनेशनल ट्रीटी पब्लिक अग्रीमेंट एंड इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट सच अग्रीमेंट पार्लियामेंट कैन अज्यूम यूरिस्डिक्शन ओवर ए पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ट्रीटी साइन की है इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन किया है, और उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए अगर गवर्नमेंट को लगता है या पार्लियामेंट को लगता है कि किसी एक स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर यूरिस्डिक्शन लेनी चाहिए, कंट्रोल लेना चाहिए, तो उस वक्त जो है एक स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर यूरिस्डिक्शन ली जा सकती है। मैं आपको और साधारण शब्दों में समझाता हूं। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो है वो ट्रीटी साइन की है। अब हिंदुस्तान इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करवाना चाहता है। अब बात क्या है कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, इस ट्रीटी को अगर इंप्लीमेंट करना है अपने देश के अंदर, तो हमें जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर कंट्रोल लेना पड़ेगा। सरकार को एग्रीकल्चर के ऊपर कंट्रोल लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे कि वहां पे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, दवाइयों का इस्तेमाल होता है, उससे एनवायरनमेंट खराब होता है। तो मान लो अगर सेंटर को लगता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर कंट्रोल लेना जरूरी है, एग्रीकल्चर को कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन एग्रीकल्चर तो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो उस वक्त क्या होगा, पार्लियामेंट पार्लियामेंट जो है वो उस स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर कंट्रोल ले सकता है। तो बेसिकली बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी साइन की है, उस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए पार्लियामेंट जो है वो किसी भी स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकता है, किसी भी स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो जुरिस्डिक्शन ले सकता है। उसके बाद लास्ट फिफ्थ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन या कंडीशन इसके अंदर आती है आर्टिकल 356 के तहत, मतलब कि आर्टिकल 356 जो है इसकी लास्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है। अब क्या आता है आर्टिकल 356 के अंदर, तो जो आर्टिकल 356 है ना, ये प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। मतलब कि आर्टिकल 356 के तहत एक स्टेट के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। अब आर्टिकल 356 के अंडर 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि एक स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दिया गया है, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया है। एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसको डिसॉल्व कर दिया, उसको खत्म ही कर दिया। कई सारे कारण हो सकते हैं उसको खत्म करने के, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि वहां पे जो है वो हो सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस इशू की गई हों सरकार के द्वारा, उन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस के लिए कंप्लाई नहीं करती हो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि वहां पे रेलवेज की प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, और जब सेंटर ने डायरेक्शंस इशू की तो स्टेट गवर्नमेंट ने माना ही नहीं, तो ये मान लिया गया कि वहां पे संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, वहां की असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया। तो जब स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से काम नहीं करती है, जब फिर ऐसा सेंटर के द्वारा कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे जो है असेंबली डिसॉल्व कर दी जाती है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा हमारी अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जम्मू कश्मीर की बात कर लो, यहाँ पे असेंबली को कई बार डिसॉल्व किया गया है। तो जब वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली ही खत्म हो गई है, तो उस वक्त वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। उस वक्त क्या होता है, जो स्टेट लिस्ट होती है ना, वहां की जो स्टेट लिस्ट है, अब वहां पे असेंबली ही नहीं है, वहां की सरकार ही नहीं है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है, तो स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून कौन बनाएगा, तो उस वक्त जो है पार्लियामेंट कानून बनाता है। उसी के साथ साथ सेकंड कंडीशन इसके अंदर क्या आती है, सेकंड सिचुएशन इसके अंदर आती है कि मान लो स्टेट लेजिस्लेचर को जो है वो सस्पेंशन के अंडर डाल दिया गया है।
मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसा क्यों होता है? मान लो वहां पे जो है कोई सरकार नहीं बना पा रहा है, इलेक्शंस हुई है, इलेक्शंस के बाद किसी को मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली है, 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इकट्ठी आके सरकार नहीं बना पा रही है, वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बन रही है, तो उस वक्त क्या होता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो सस्पेंशन के अंडर चला जाता है। मतलब कि गवर्नर साहब या प्रेसिडेंट साहब उस वक्त कहते हैं, गवर्नर साहब कहते हैं कि तुम सारे पॉलिटिकल पार्टीज वाले आपस में सोच विचार कर लो, और जब तुम्हारी कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन तुम्हारी बन जाएगी, जब तुम आपस में मिल जाओगे, उस वक्त आना, उस वक्त सरकार बनाएंगे। तब तक हम सस्पेंशन के लिए रख देते हैं किसको? लेजिस्लेचर को। तो जब कोई भी व्यक्ति वहां पे सरकार नहीं बना पाता है, उस वक्त क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंशन में चला जाता है, और उस वक्त क्या होता है, उस वक्त स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकता है। तो बेसिकली मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई है आर्टिकल 356 के अंदर, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, कैसे लगता है। सबसे पहले तो ये है कि वहां पे असेंबली को डिसॉल्व ही कर दिया गया है, और उसको डिसॉल्व करने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से काम नहीं कर रही थी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी जानबूझ के भी रिजॉल्व कर देती है, तो कई बार ऐसा हुआ है पॉलिटिकल रीजंस के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, पहला कंडीशन क्या है कि अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, और जब असेंबली डिसॉल्व हो गई तो स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून कौन बनाएगा? तो कानून उस वक्त पार्लियामेंट बना सकता है। पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट के ऊपर। वहीं दूसरी ओर मान लो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सस्पेंशन में है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है स्टेट के लेजिस्लेचर को, क्योंकि वहां पे किसी की सरकार ही नहीं बन रही है। अरे भाई 60 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, उसके अंदर हम देखते हैं बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें मिली हुई है, कांग्रेस को 20 सीटें मिली हुई है, और उसी के बाद साथ साथ 40 सीटें मिली हुई है किसको? पीडीपी को। तो बेसिकली 60 सीटें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, और 60 सीटें तो किसी को मिली ही नहीं है। अब साथ में 2-3 लोगों को आना पड़ेगा, और साथ में अपनी सीटें मिला के अगर 60 हो जाती हैं तब सरकार बनेगी। अब साथ में वो लोग आ नहीं पा रहे हैं, मतभेद है, बन नहीं पा रही है कहानी, तब तक जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, और उस वक्त स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट कानून बना सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज समझ आ गया होगा कि क्या है वो 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, कंडीशंस जिनके ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर भी। और साथ ही साथ मैंने इस लेक्चर के अंदर आप सब लोगों के साथ हमारे संविधान के अंदर जो यूनिटरी फीचर्स हैं, जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, जो हमारे सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो हमारे फेडरलिज्म को क्वासी फेडरल बनाते हैं, जो हमारे फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरल कहते हैं, बनाते हैं, जो हमारे फेडरलिज्म को एक ऐसा फेडरलिज्म बनाते हैं जो सेंटर की तरफ झुका हुआ है, वो सब फीचर्स मैंने यहां पे डिस्कस कर लिए हैं। और आज के बाद अगर आपको कोई पूछे कि कैसे हमारा देश फेडरल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी है और साथ ही साथ सेंटर की तरफ झुका हुआ है, सेंटर टिल्टेड है या फिर यूनिटरी बाइज्ड है, तो आप बता सकते हैं कि फेडरल वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है, उसी के साथ साथ यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। और यूनिटरी क्यों है? क्योंकि ये सब फीचर्स हैं जो आज मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो ये सब था इस लेक्चर के अंदर। आज की इस वीडियो को, इस लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप सबको धन्यवाद।